काशी से वापस लौटे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश में चल रहे कार्यों को बताने का मिला मौका। पर्यटन विभाग की संपत्तियों को बेचने के आरोपों को बताया निराधार। विधानसभा का घेराव करने पहुंची थी टैक्सी ऑपरेटर यूनियन। पुलिस ने जोरावर स्टेडियम में ही रोका। टैक्सी संचालकों को आ रही समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे थे तपोवन। मंडी में आरंभ हुआ राज्य स्तरीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर। दिव्यांगजनों को मिल रही निःशुल्क कृत्रिम अंग लगाने की बड़ी सुविधा। पहले दिन 36 दिव्यांगजनों को लगाए गए कृत्रिम अंग। और नालागढ़ के वार्ड नंबर 4 में लाखों की चोरी के आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी हुआ सामान भी किया बरामद। चोरी की वारदात को अंजाम देने में एक युवक समेत एक नाबालिग भी शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। काशी से वापस लौटे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज विधान भवन में भाग लेने वापस धर्मशाला पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि काशी में बहुत सारी विकासात्मक गतिविधियां जारी हैं और उसी के चलते काशी अब पर्यटन का विशेष केंद्र बना हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री परिषद की बैठक नहीं हुई थी, जिसका आयोजन हुआ। काशी से वापस लौटे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा में भाग लेने वापस धर्मशाला पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री परिषद की बैठक नहीं हुई थी, जिसका आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश में चल रहे कार्यों को बताने का मौका मिला। वहीं प्रधानमंत्री की तरफ से भी आगे का क्या रोड मैप रहेगा, जिससे एक मजबूत भारत को लेकर बढ़ाना है, इस सब को लेकर चर्चा हुई। वहीं विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष को जानकारी देकर ही रवाना हुए थे। वहीं पर्यटन विभाग की संपत्तियों को बेचने के मामले में उन्होंने कहा कि यह आरोप निराधार हैं। वो है। और सबसे बड़ी बात तो जो काशी में पिछले कुछ अरसे में जो परिवर्तन हुआ है सारा डेवलपमेंट की दृष्टि से, इतने सारे प्रोजेक्ट्स तो बिल्कुल ही बदल गया। और वहां खासतौर से जो नौका विहार और उसके साथ साथ में नई चीजों की एडिशन वहां पर की गई है। उस कारण से वो धार्मिक आस्था का तो एक बहुत बड़ा केंद्र है ही, लेकिन उसके साथ में पर्यटन की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा केंद्र अब बन गया है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बहुत लंबे अरसे से नहीं हुई थी, लगभग 2 वर्षों से, जब से कोविड का दौर आया। तो अभी बैठक हुई तो हमको अपने प्रदेश की सारी जो योजनाएं हैं, योजनाओं के साथ साथ में जो हमारे कार्य चल रहे हैं, उनके संदर्भ में बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। वहीं प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार की योजनाएं और उसके बाद आगे रोड मैप किस प्रकार से हमको काम करना है, किस प्रकार से हम सब लोगों को एक मजबूत भारत का निर्माण करते हुए आगे बढ़ना है। एक हिमाचल प्रदेश सरकार ही रहेगी और जब ऐसा लगेगा कि वो ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। लीज पर जो दिया जा रहा है काम करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है, वापस लिया जा सकता है और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के शर्तों के मुताबिक चलेगा। और मैं विपक्ष वालों को इस बात के लिए पूछना चाह रहा हूं, वाइल्ड फ्लावर हॉल ये क्या वजह रही? सरकार की मैं कह सकता हूं कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो है एक प्राइवेट कंपनी को दे दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा परिसर तपोवन धर्मशाला में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में बिल्व पत्र का पौधा रोपित किया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कुल 68 पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा परिसर तपोवन धर्मशाला में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में बेलपत्र का पौधा रोपित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधों की हमारे जीवन में बेहद अहम भूमिका है। इनके बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को रोकने में वनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वृक्ष हर तरह के प्रदूषण को रोकते हैं, जैव विविधता बनाए रखते हैं और प्राणियों को स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। उन्होंने लोगों से खाली स्थानों पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का आह्वान किया। यह कार्यक्रम गैर सरकारी संगठन एवं सामुदायिक रेडियो गुंजन और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष जी ने यहाँ इस कैंपस को पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल बना रखा है, बहुत अच्छा बना रखा है। और इसमें और एडिशन करने के लिए आज जो प्लांटेशन की है उसे मैं समझता हूँ कि अलग अलग वैरायटीज़ के जो प्लांट्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण
और भी यहाँ सुंदरता भी बढ़ेगी और पर्यावरण को भी और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। कोविड का ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, चिंतित तो सभी लोग हैं इसमें, पूरी दुनिया में, देश में भी। जहाँ तक अगर प्रदेश की अगर बात कह रहे हैं तो हम भी सब लोग चिंतित हैं सारे विषय को लेकर के, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये माना जा रहा है कि ये वेरिएंट जो है, जो डेल्टा वेरिएंट था, उससे ज़्यादा खतरनाक नहीं है। पिछले 2 वर्षों से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक बीमारी से जूझ रहा है। वहीं टैक्सी संचालक भी इससे अछूते नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश के लगभग 70,000 के करीब टैक्सी संचालक इससे प्रभावित हुए हैं। जहां सरकार द्वारा अन्य वर्गों को समय समय पर राहत प्रदान की गई, वहीं टैक्सी संचालकों के साथ लगातार भेदभाव किया गया है। आज अपनी समस्याओं को लेकर टैक्सी ऑपरेटर यूनियन तपोवन पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें जोरावर स्टेडियम में ही रोक दिया। पिछले 2 वर्षों से पूरा विश्व कोरोना बीमारी से जूझ रहा है। वहीं टैक्सी संचालक भी इससे अनछुए नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश के लगभग 70,000 के करीब टैक्सी संचालक इससे प्रभावित हुए हैं। आज अपनी समस्याओं को लेकर टैक्सी ऑपरेटर यूनियन तपोवन पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें जोरावर स्टेडियम में ही रोक दिया। विभाग द्वारा पहले जो परमिट ऑथराइजेशन के फीस जो कि ₹550 प्रतिवर्ष लिए जाते थे, वो बढ़ाकर 25,550 रुपए कर दिए गए हैं, जो कि टैक्सी संचालकों पर अतिरिक्त बोझ है, क्योंकि कोरोना काल में टैक्सी संचालकों की गाड़ियों की किश्तें वैसे ही टूट चुकी हैं और वह आर्थिक रूप से भी कमजोर हो चुके हैं और उनके बैंक खाते एनपीए हो चुके हैं और बहुत सी गाड़ियां बैंक या प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज द्वारा लोन की किश्तें न चुकाने पे उठा ली गई हैं। उधर रामरतन शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार उनसे सौतेला व्यवहार कर रही है। क्या हम हिमाचल प्रदेश का हिस्सा नहीं है? क्या हमें बेहतर जीवन का अधिकार नहीं है? 2 सालों से ये सरकार के पास फरियाद रख रहे हैं कि हमारे जो 2 साल की अवधि जो कोरोना काल में ख़त्म हुई है, उसके टोकन टैक्स, पैसेंजर टैक्स, हम उसकी माफ़ी की सरकार से उम्मीद लगा के रखे हैं। हमने सरकार के पास बार बार ये ज्ञापन दिए हैं। उसके साथ हमारा जो नेशनल परमिट है वो 15 साल की अवधि हम उसकी मांग रहे हैं। उसके बाद हमारे बहुत से कुछ और भी विषय हैं, जैसे सरकार ने अभी कुछ दिन पहले 7 दिन पहले राजपत्र जारी कर दिया एक, और उसमें आपत्तियाँ मांगी गई। हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो उन्होंने अब दोबारा टैक्स लगा दिया हमारे ऊपर, हैचबैक की श्रेणी में जो गाड़ी आती है, जिसका इन्होंने 5,000 रुपये के करीब टैक्स कर दिया, हम उस राजपत्र का यहाँ पे विरोध करने आए हैं। ये हमारे साथ जितनी भी स्कूल बसें हैं उनका भी एक बड़ा मुद्दा है। कोरोना काल में उनकी गाड़ियाँ बिल्कुल खड़ी रही, सरकार ने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा, सरकार ने जल्दबाजी में स्कूल खोल दिए। हम चाहते हैं कि जो 2 साल उनके बर्बाद हुए हैं, उनकी सारी चीज़ें जो है यथावत उस तरीके से बहाल की जाए। अब देखिए, ऑटो ऑपरेटर भी हमारे साथ आए हैं। ऑटो ऑपरेटरों का भी देखो, अभी जो राजपत्र जारी किया उसके अथाह जो टोकन टैक्स बढ़ा दिए गए। हम सरकार से उस राजपत्र को रद्द करने की मांग करने आए। दिव्यांगजनों की सुविधा को समर्पित राज्य स्तरीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर सक्षम कैंप बुधवार को मंडी में आरंभ हुआ। मंडी में व्यास सदन भ्यूली में लगाए गए इस शिविर का शुभारंभ अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने किया। शिविर के पहले दिन लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले के 36 लोगों का कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण किया गया। 16 दिसंबर को बिलासपुर और 17 और 18 दिसंबर को मंडी जिले के दिव्यांगजनों का निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण किया जाएगा। दिव्यांगजनों की सुविधा को समर्पित राज्य स्तरीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर सक्षम कैंप बुधवार को मंडी में आरंभ हुआ। अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने शिविर का शुभारंभ किया। जतिन लाल ने कहा कि दिव्यांग हमारे समाज का अभिन्न अंग है और हमारा प्रयास है कि उनकी अधिक से अधिक सहायता की जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मार्गदर्शन में प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के सहयोग से मंडी में यह शिविर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इस शिविर में मंडी, लाहौल स्पीति, कुल्लू और बिलासपुर जिले के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। शिविर में सभी जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग लगाए जाएंगे। यह शिविर उन दिव्यांगजनों के लिए लगाया जा रहा है जिन्होंने किसी कारण से अपनी टांग या बाजू खोया है। उन्होंने जरूरतमंद व्यक्तियों से शिविर में भाग लेकर सुविधा का लाभ उठाने का आग्रह किया।
शिविर में अब तक 225 दिव्यांगजनों का पंजीकरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अगर कोई जरूरतमंद पंजीकरण के बिना भी शिविर में आते हैं तो उन्हें भी निःशुल्क कृत्रिम अंग की सहायता दी जाएगी। अगर शिविर में आए दिव्यांगजनों का उस दिन अंग प्रत्यारोपण नहीं होता है तो उपायुक्त के दिशा निर्देशानुसार उनके रहने और खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। शिविर में अंग प्रत्यारोपण का समय सुबह 9 बजे से सायं 3 बजे तक रहेगा। हमारे जो सोशल जस्टिस एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर हैं मंडी के और हमारे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर कुल्लू के, उन्होंने एक कैंप लगाया, बहुत ही एक स्पेशल कैंप, और ये फर्स्ट टाइम हमारे हिमाचल में ऐसा कैंप लगाया है जहाँ पे हम हमारे जो दिव्यांगजन भाई बंधु हैं उनको ऑन द स्पॉट हम जो उनकी लेग्स और उनका जो नीज, जयपुर नी और जयपुर फुट बनाकर यहीं के यहीं पे उनको इंस्टॉल करके दे रहे हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जो हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने करी, और इसके थ्रू हम काफ़ी हमारे जो दिव्यांगजन हैं जो हमारे सोसाइटी में जिनके साथ किसी हादसे से या किसी तरह उनका कोई हाथ या पैर नहीं उनके साथ रहा और वो एम्प्यूट हो गया, तो वो एक कोशिश है उनको सोसाइटी में जो उनकी ये प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकें और उनको इस सोसाइटी का वापस एक हिस्सा बना सकें, और जो रोजमर्रा के काम जो हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं और वो उस प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पा रहे थे, अब उनको हम सपोर्ट देंगे, उनको और स्ट्रांग करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सरकार द्वारा दी जा रही सहायता और सुविधा की जानकारी दूर दराज तक पहुंचाने के लिए रामपुर में शिविर का आयोजन किया गया। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर के लिए महिला एवं बाल विकास परियोजना की ओर से यह शिविर लगाया गया। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकारी अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं की जानकारी अधिकारियों ने दी। रामपुर में महिला एवं बाल विकास परियोजना द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया ताकि सरकार की योजना का दूर दराज तक लाभ मिले और कन्या भ्रूण हत्या जैसे कुकृत्य न हो। इस दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी रामपुर अजय बद्रेल ने बताया कि गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण 70 दिन के अंदर किया जाता है। उन्हें लिंग की जांच न करवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजना जिसमें बेटी है अनमोल, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, एक शगुन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मदर टेरेसा सशक्त महिला योजना और 2 दिन योजना के अंतर्गत जानकारी प्रदान की गई। खंड चिकित्सा अधिकारी रामपुर डॉक्टर R.K. नेगी ने कहा कि लिंग की जांच करवाना और करना कानूनी अपराध है। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही सहारा योजना की जानकारी भी दी। ग्रामीण विकास विभाग ब्लॉक को ऑर्डिनेटर रंजू मेहता ने स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित जानकारी साझा की। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें रामपुर विकास खंड की आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसमें मुख्यतः पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट पर इनके साथ चर्चा की गई, इनको जागरूक किया गया ताकि ये लोगों को इस एक्ट के बारे में गांव-गांव तक लोगों को इस के बारे में जागरूक करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत इन्हें कहा गया कि जितना जल्दी हो सके प्रेगनेंसी को रजिस्टर करें ताकि उस प्रेग्नेंट महिला को ट्रैक किया जा सके। नगर परिषद जोगिंदरनगर में लाखों रुपए की धनराशि जल शक्ति विभाग के खाते में स्थानांतरित करने के बाद भी सीवरेज सुविधा से महरूम वार्डवासियों की समस्या पर अब एसडीएम ने तल्खी दिखाते हुए जल शक्ति विभाग को जल्द अधूरे काम को पूरे करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। करीब 47 लाख रुपए की धनराशि जल शक्ति विभाग के खाते में स्थानांतरित करने के बाद भी 150 से 200 घर सीवरेज सुविधा से महरूम हैं। नगर परिषद जोगिंदरनगर के कार्यकारी अधिकारी एवं एसडीएम डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि उनके ध्यान में लाया गया है कि नगर परिषद जोगिंदरनगर में अभी भी ऐसे लगभग 150 से 200 घर हैं जिन्हें सीवरेज कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को छूटे हुए सभी घरों को जल्द सीवरेज कनेक्शन प्रदान करने की दृष्टि से वार्ड के आधार पर उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने बताया कि बैठक में यह बात सामने आई है कि जोगिंदरनगर शहर में ऐसे कई संपर्क सड़कें हैं जो लोक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है। ऐसे में इन सभी सड़कों को लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लाने के लिए मामले को सरकार से उठाया जाएगा ताकि इन सभी संपर्क मार्गों का समयबद्ध रखरखाव सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा कुछ सड़कें
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत आती हैं, जिस बारे भी संबंधित प्राधिकरण से मामला रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में कूड़ा कचरा के बेहतर निष्पादन और कूड़ा कचरा फैलाने वालों पर निगरानी रखने के लिए वार्ड आधार पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। इस संबंध में संबंधित वार्ड सदस्यों को कूड़ा कचरा की दृष्टि से प्रमुख स्थानों की सूची उपलब्ध करवाने को भी कहा गया है, ताकि जरूरत अनुसार पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जा सकें। आज कुछ विभागों से रिलेटेड जोगिंद्रनगर के वार्डों की कुछ समस्या थी, तो आज हमने जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी और एनएच के अधिकारियों को यहाँ पे बुलाया था, सारे वार्ड मेंबर्स को भी बुलाया था और वार्ड वाइज हमने जो समस्याएं हैं उनको सुना। उसमें जो एक मेन समस्या जो निकल के आई वो तो यह था कि कई वार्डों में अभी तक सीवरेज के कनेक्शन नहीं हो पाए। तो जो एक्शन साहब मौके पर आए थे उनको हमने बोला कि आप वार्ड वाइज जो है इनके वार्ड मेंबर्स के साथ कंसल्ट करके वार्ड वाइज समस्याओं को देखें क्या है और वार्ड वाइज ही आप उनके छोटे छोटे टेंडर लगा के उनको एक फोकस्ड तरीके से उनको दूर करें। उसी तरीके से पीडब्ल्यूडी की कुछ सड़कें हैं जिनके बारे में ये बताया गया कि वो सड़कें अभी तक पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर नहीं है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस की समस्या आती है। तो इसके बारे में भी ये फैसला लिया गया कि हम सरकार को लिखेंगे कि ये सड़कें जो हैं पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर की जाए ताकि इनकी मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।